जी जी नमस्कार। अभी हम आते हैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक चैप्टर को लेकर, और ये महत्वपूर्ण चैप्टर है हम लोगों का, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में बराबर ही प्रश्न आता है। और यह है आपका भारतीय महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, जिसमें आपको मिलेगा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का चुनाव आयुक्त, ठीक इसी ढंग से संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग, शेड्यूल ट्राइब आयोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक समिति वगैरह बहुत सारे टॉपिक है जिससे संबंधित हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते रहता है और हम लोग पढ़ते भी हैं। इसके बावजूद भी कुछ माइनर पॉइंट में गलत कर देते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे कमजोर कड़ी यही है हम लोगों की कि हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं और प्रश्न आने के बाद भी गलत कर देते हैं। तो गलत न करें, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए है क्या कि सबसे पहले अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की चर्चा किया गया है। अर्थात भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन एक लाइन में आपने सुना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करेगा, मतलब जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक रहेगा। यदि सरकार गिर जाती है, मंत्रिमंडल में परिवर्तन आ जाता है या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है, किसी भी परिस्थिति में यदि सरकार परिवर्तित हो गई तो भारत के महान्यायवादी भी स्वमेव पदमुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे सरकार के ही वैधानिक सलाहकार होते हैं। आगे भारत के महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में वे अपना राय देने के लिए आवश्यक अधिकार रखते हैं। अर्थात वो किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकते हैं, वहां अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कहीं रोक नहीं है। एक और पॉइंट है अनुच्छेद 88 में कि भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोल सकता है, सरकार का कानूनी पक्ष रख सकता है और वह उसके बैठकों में भी भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 में क्या है कि भारत का महान्यायवादी लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, सरकार का पक्ष रख सकता है। लेकिन एक चीज है, वह सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए वोटिंग में वो वोट नहीं करेगा, अर्थात वह मतदान नहीं करेगा। यह एक उन पर जो है रोक लगाई गई। आगे आपको बता दे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, इनके बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है, यानी 148 में
जिसमें स्पष्टतः कहा गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। हालांकि ये संवैधानिक पद है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो के अनुसार कार्य करेगा। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष दोनों में जो पहले हो के अनुसार कार्य करेगा और वह संघ के संचित निधि अथवा राज्य की संचित निधि दोनों से किए गए व्यय की जांच करेगा कि क्या व्यय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, जो व्यय के तौर तरीके हैं वह वैधानिक तरीके से हुआ है कि नहीं और उसमें कोई हेरफेर तो नहीं की गई है। इस सारा जांच करेगा और इस जांच का प्रतिवेदन केंद्र में जो केंद्रीय संचित निधि से संबंधित है राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रखेगा। राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के समक्ष रखेगा और वही राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानसभा में रखवाएगा। अब जब ये रखे जाएंगे उस दौरान इस पर बहस होगी, लेकिन उसके सुझावों पर बहस होगी और इन सुझावों के बाद जो भी निर्णय होगा, जैसा निर्णय होगा, सदन करेगी। वह किसी भी गड़बड़ी के जांच के लिए सरकार से कह सकता है और सरकार उसके लिए सीबीआई अथवा अन्य जांचकारी अभिकरण से उसे जांच करवा सकती है और दोषियों को इसके लिए सजा दिया जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक ही व्यक्ति में, नियंत्रक भी और महालेखा परीक्षक भी एक ही व्यक्ति में ये पद निहित किए गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में कई बार विश्व स्तर से प्रश्न उठाया जाता है कि एक ही व्यक्ति नियंत्रक हो और एक ही व्यक्ति महालेखा परीक्षक हो तो इसमें ईमानदारी कितनी हो सकती है। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि उनमें ईमानदारी होती है और इस ढंग से वो ईमानदारी पूर्वक जांच करते हैं। ठीक इसी ढंग से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना हो तो ऐसे नहीं कि सरकार चाह देगी और राष्ट्रपति भी हटा देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा पद है और सरकार हो सकता है कि उन पर दबाव बना ले। तो इसके लिए नियम है कि केवल सरकार से नहीं, संसद के दोनों सदनों के अनुसमर्थन से यानी रिमूव्ड पद्धति द्वारा, जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी रीति से महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। ये तो उसको सुरक्षा दी गई है, लेकिन उन पर भी प्रतिबंध है कि वे सेवानिवृत्त होकर किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस लालच में कहीं वो सरकार का पक्ष मत रख दें। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कोई लाभ का पद नहीं दिया गया है। अब आपको बता दें कि उन्हें वॉच डॉग ऑफ इंडियन फाइनेंस भी कहते हैं या एल्सेशियन डॉग भी कहते हैं। तो वॉच डॉग ऑफ इंडियन फाइनेंस इसलिए कहते हैं कि वह भारतीय वित्त की सुरक्षा तो करता ही है, साथ ही साथ यदि किसी प्रकार के कोई उल्लंघन किया है तो उनका गर्दन भी पकड़ लेता है, यानी वह पूरी तरह स्वामी भक्त होता है, जिससे हमारे वित्तीय यानी संचित निधि की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 में महाधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल की चर्चा किया गया है। और यह एडवोकेट जनरल, चूंकि दो कैमरे है इसलिए थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है और उसमें थोड़े से इधर उधर आंख सोचते हैं कि दोनों आ जाए, एक वीडियो भी बनाते हैं और दूसरा कि आपको कुछ जानकारी, वीडियो जो है आपके यूट्यूब पर डालेंगे, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पर नहीं आए हैं और ज़्यादा आएंगे भी अब नहीं। कारण है
कि उसमें जो हमारे अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनको शिक्षा का समर्थक वे लोग हैं, लेकिन बेवजह उनको लगता है कि ये मिसयूज किया जा रहा है। तो काहे के लिए? हाँ, तो मैं बता रहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत इस पद को सृजित किया गया है और इस पर नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत के, देखिए ध्यान रखिएगा, पहला था आपका ठीक इसके ऊपर कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। तो इसके लिए है इसके लिए 76 अनुच्छेद 76। लेकिन वही जब आ जाए कि एडवोकेट जनरल, तो ये हर राज्य के लिए होता है, तो इसके लिए अनुच्छेद हो जाएगा 166। एडवोकेट जनरल माने महाधिवक्ता, महान्यायवादी नहीं। अब महान्यायवादी हो तो अनुच्छेद 76, और आपको महाधिवक्ता हो जाए तो अनुच्छेद 166 में वर्णन है, और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल इससे नियुक्त करेगा। लेकिन एक और ध्यान देने की बात है कि 90 अनुच्छेद अगर आप जोड़ देते हैं तो वैसी स्थिति में राज्य विधायिका तैयार हो जाता है। देखे होंगे अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति है, और 153 आ जाएंगे तो वही राज्य के राज्यपाल हो जाते हैं। और वही चीजें देखिए कहां 76 में है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और वही 166 में 90 घटा दीजिए तो आपका एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता हो जाता है। महाधिवक्ता जो है ये सरकार को, राज्य सरकार को अथवा राज्यपाल को कानूनी विषयों पर राय देता है। वह राज्य के विधायिका में पूरी तरह भाग लेगा, सरकार के पक्ष को विधानमंडलों में प्रस्तुत भी करेगा, राज्य के कहीं भी किसी भी न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो, कहीं हो, सब में सरकार के पक्ष को रख सकता है। लेकिन ध्यान देंगे जब राज्य के विधानसभा में उपस्थित होगा तो किसी भी स्थिति में वो मतदान नहीं करेगा, क्योंकि वो मेंबर नहीं है, इसलिए वोट का अधिकार उसे नहीं है। ध्यान रखेंगे जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 वाला, उसमें वही व्यक्ति बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता और अर्हता रखता हो, वही महान्यायवादी बनेगा। ठीक इसी ढंग से जो महाधिवक्ता है यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता और योग्यता रखता हो, उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा। जनरली होता क्या है कि जो राज्य सरकारें होती है महाधिवक्ता उसे ही बनाती है जो राज्य सरकार को या शासक दल के नीतियों के व्यवहार से वो सहमत हो, तभी तो सरकार का पक्ष रखेगा। अगर सरकार के नीतियों से सहमत नहीं होगा तो सरकार का पक्ष उसके द्वारा नहीं रखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब नवीन सरकार गठन होती है तो वैसी स्थिति में केंद्र में भी देखे होंगे महान्यायवादी त्याग पत्र देते हैं या हट जाते हैं, और नई सरकार जिसको चाहेगी उसको शपथ दिलाएगी। वैसे ही राज्य में भी जो है महाधिवक्ता, राज्य की सरकार बदल जाती है तो वैसी स्थिति में महाधिवक्ता भी बदल जाते हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ता। अब नवीन गठित राज्य विधायिका अगर उन्हें ही चाहे कि पुनः महाधिवक्ता बना दी जाए तो वैसी स्थिति में बना सकती है। अब आते हैं हम आपको भारत के निर्वाचन आयोग के पास। तो निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है, और भारत में एकल निर्वाचन आयोग यानी संघीय निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग उन्हीं के देखरेख में चुनाव के समय में किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि चाहे वो सीएजी हो, चाहे आपका महाधिवक्ता हो, महान्यायवादी हो, या फिर आपका इलेक्शन कमीशन हो, इनका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर भी था। यानी संपूर्ण भारत में ये एक ही निर्वाचन आयोग होते हैं जो समस्त राज्यों को, राज्य विधानसभाओं को, राज्य के राष्ट्र के राष्ट्रपति को, राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों को न केवल संपन्न करवाते हैं बल्कि निर्वाचक कौन कौन होंगे, वोटर्स कौन कौन होंगे, इनके लिए भी नियम कानून वगैरह जो है निर्धारित किए जाते हैं। एज का कम होना, घटाना, बढ़ाना
ये तो खैर सरकार का काम है। 21 वर्ष से घटाकर देखे होंगे भारत में मतदाताओं के आयु को 18 वर्ष कर दिया गया, और उसी वर्ष अमेरिका ने अपने 18 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष कर दिया गया। अब हम अगर 15 वर्ष कर देंगे तो माना जाएगा कि विश्व के ऐसे भी सबसे ज़्यादा मतदाता वाला देश हम ही लोग हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला चाइना है, लेकिन वहाँ वोट बहुत कम लोग करते हैं, जनता वहाँ वोट ही नहीं करती है। कुछ खास मेंबर ही हैं जिनको वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 324 में स्पष्टतः लिखा गया है कि भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचन के कार्य संपन्न करेंगे, और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो के अनुसार पद धारण करेगा। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो के अनुसार पद धारण करेगा। और 1 सदस्यीय यह आयोग था, परंतु जब टीएन शेषन को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, वैसी स्थिति में उनके कुछ निर्णय लोकतंत्र को बिल्कुल एक साइंटिफिक मशीन के रूप में बनाने लगे। हालांकि टैलेंटेड थे, आईएएस अधिकारी थे, आईएएस से गए थे और टॉपर रहे थे टीएन शेषन, केरल के रहने वाले थे शायद। तो उन्होंने किया क्या कि इतना कानून लागू किया कि छटपटा गया लोग एकदम से। राजनेता लोग, वेनरिंग नहीं करना है तो पोस्टरिंग नहीं करना है, तो एक सीमा से ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो सभाओं के अतिरिक्त बहुत सारे क्षेत्र का आयोजन नहीं करना है, बहुत सारे पैसे नहीं बांटना है। उसके पहले पैसे बांटे जाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बांटे जाते थे, ये सब होता था। इस प्रकार से उन्होंने बहुत रोक लगाई, और जो रोक लगाई उस समय में उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाने में आपके यही बलिया के रहने वाले थे चंद्रशेखर सिंह, भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया था। तो वैसी स्थिति में त्रिसदस्यीय निर्वाचन आयोग को बना दिया गया। अब निर्वाचन आयोग जब त्रिसदस्यीय बना तो वैसी स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत टीएन शेषन को आई कि अब हम पर लगाम लग गया, और बहुमत से निर्णय लेने की सलाह दी जाने लगी कि अब जो है निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है और बहुमत से ही निर्णय लेगा, ऐसे निर्णय नहीं ले सकता। उन्होंने इस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को बर्खास्त कर दिया, और बर्खास्त करने के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सरकार ने बना दिया है तो उसे अधिकार है और ये रहेगा। तो 1989 में इसे किया गया था 19 में, लेकिन 1993 से जो है लेकर अभी तक निर्वाचन आयोग त्रिसदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। जब भी कोई बहुमत से निर्णय नहीं हुआ तो वोटिंग कराई जाती है सर्वसम्मति से न होने की स्थिति में। ध्यान रखेंगे, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन में ज्यादा पारदर्शिता और ईमानदारी मानी गई, और ये भारत के मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 1998 में किए गए। ईवीएम से पहली चुनाव हुआ 1998 में मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और राजस्थान में। ईवीएम वोटिंग मशीन से पूरे राज्य में चुनाव कराया गया सबसे पहले गोवा में। ईवीएम वोटिंग मशीन से पूरे राज्य में सबसे पहले गोवा में चुनाव संपन्न हुआ था। और ध्यान रखेंगे कि 16वीं लोकसभा जो 2014 में चुनाव किया गया था, पहली बार उसमें नोटा के बटन को भी लगाया गया, जिससे यदि नकारात्मक मतदान कोई करना चाहता है, जिसको नन ऑफ द अबव कहते हैं, नन ऑफ द अबव नोटा कहते हैं, वह वहां जाकर अपना वोट डाल सकता है। ध्यान रखेंगे, आजाद भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। आजाद भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और 1947 में पहली बार आयु के आधार पर सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया कि सभी लोग मतदान कर सकते हैं। ये अभी जो है 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, और इसमें आप देखे होंगे किस तरफ एक जनता का मत राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा, और वर्तमान केंद्रीय सरकार अत्यधिक सीट अर्जित करने में सफल रही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है, उन्हीं तरीकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम लोग जो है 1-2 मिनट के लिए रुक कर
चूँकि थोड़ा वीडियो हम जो बना रहे हैं वो 20 मिनट तक ही यूट्यूब पर डालने पर आसानी से जाता है, तो फिर से वीडियो सेट करें एक बार काट कर। धन्यवाद। ऐसे ही लाइव देखने वाले अभी रुके रहिए, थोड़ा वीडियो काट रहे हैं उस कैमरे से।